बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हस्बे तौफीक हम हाजिर हो जाते हैं आपके प्रोग्राम को की तरतीब में। जो करते हैं, दिन 2-3 दिन लगते हैं ज़रा सा सब्जेक्ट ढूंढने में, ज़रा सा अगर मिल जाए तो उसकी नोक पर दुरुस्त करने में, और उसको फिर जो होता है उसको पूरी तरह तैयार करके। और ये शुक्र कि कुछ बातें जो पुरानी होती हैं वो कहीं ना कहीं पे करती हैं। ये मैं आपको बता दूं कि FM 107 अपना कराची में मैं जब गया तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे ये कहते रहे, प्रोग्राम के जो मैनेजर थे, प्रोग्राम मैनेजर, कहने लगे आप कौन से स्टेशन पे थे? मैंने कहा जी मैं किसी भी स्टेशन पे नहीं था। फिर वो रिकॉर्डिंग कराई उन्होंने एक प्रोग्राम की, मुझे बताया भी ना ये ऑन एयर होगा, रिकॉर्डिंग है, ये कर रहे हैं आप। तो मैं वापस आया, कहने लगे थोड़ा सा अब एक बात मैं आपसे पूछूं, आप बेफिक्र हो कि मुझे बता दें आप किस स्टेशन पे थे। मैं कोई इस मामले में कुछ नहीं बता, ठीक है मैंने कहा जी अब मैं बता दूँ आपको, मैं अर्से पहले रेलवे स्टेशन गया था, उसके बाद किसी स्टेशन पे नहीं गया। कहने ये क्या बात हुई? मैंने कहा आप पूछ रहे थे किस स्टेशन पे गए, मैं तो यही बताया मैं रेलवे स्टेशन पे तो गया हूँ, बाकी कोई स्टेशन पे नहीं गया। तो कहने वाकई मैंने कहा ठीक है। कहने बहरहाल आप सेलेक्ट हो गए हैं, वो जो आपकी रिकॉर्डिंग थी, वो जो प्रोग्राम चलेगा वो आप, हमने इसको प्रोग्राम का शेप दे दिया। तो जब वो एक दिन मेरे दोस्त के बेटे का टेलीफोन आया, कहाँ है अंकल, आप कहाँ हैं? मैंने कहा खंबे पे। कहने लगे अंकल एक बात सुनने, आप जल्दी से रेडियो खोलें, आप FM 107 पे बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई देख लेते हैं। खोल के देखा तो वो प्रोग्राम जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया था वो चल रहा है और बड़ा मज़े में हम बोले। मैंने कहा भाई ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ। खैर वो तो बात से पुरानी हो गई। वो आदत जो थी हमारी, बिना लिखे याद करके या देख के या कुछ प्रोग्राम बनाना होता था, तो जब आदमी इस लाइन में आ जाता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद काम करता है। कोई प्रोग्राम जब भी होता था तो मैं जब बाहर सड़क पे निकलता था तो देखता जाता था, और कहाँ से एक प्रोग्राम मैंने ऐसा किया, एक पोस्टर पे दूसरा पोस्टर चढ़ जाता है तो क्या बन जाता है, ऐसे करके बहुत होते रहे। तो वही आदत इसमें भी काम आ रही है। मसला बताने का ये था कि आप कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा उसका। साहब ये तो हो गया। अब हाँ, कल मेरी मुलाकात टेलीफोन पर हुई। आप तो भूल गए होंगे, जो नए सुनने वाले हैं उनको बता दें, हमारे साथ एक बड़े सीनियर प्रोफेसर होते थे और वो बहुत ही हर चीज़ में बहस करते थे, और उनको हमने नाम दे रखा था प्रोफेसर खफ्तुल हवास। तो वो बस अपने तालमी इल्म की शौकीन और साइंस के शौकीन, आपके शायरी के शौकीन, जितना भी लिखन भरन के काम होते थे उसके शौक में वो शौक़ में हो रहते थे, उसी कामों में। जैसा कल जब बातचीत हुई, कहने लगा भाई आज कभी कभी मेरे इम्तहान भी ले रहे। मैंने कहा आपका इम्तहान लेंगे हम आज। मैंने कहा जी आप इम्तहान ज़रूर ले लें, लेकिन मेरे इम्तहान से क्या फ़ायदा हो? अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत है तो आप मेरे सुनने वालों का तो इम्तहान ले लें, ताकि मुझे भी तो पता चले हमारे सुनने वाले कितने ज़हीन हैं। कह रहे हाँ ये सही है, आज सुनने भाई। 2 जुमले हैं। दुनिया की आबादी जो है वो 3 तबकों में बटी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल सही फरमा रहा है, गरीब, अमीर, और दूसरे बीच में एक और नया आबादी का हिस्सा कह लें, आबादी लोगों की, वो उनका कोई नाम नहीं है। वो कौन है, क्या है, कैसे हैं? और फिर उन्होंने कहा देखिए अमीर और कबीर पहला दर्जा है कि अमीर और कबीर बड़े पैसे वाले, बड़े धन दौलत वाले। दूसरा जो आता है वो उसमें खामोशी है। तीसरा जो है अजीब व गरीब, अजीब भी है और गरीब भी है। वो ही है, उसकी भी हम जब अगले प्रोग्राम में डेफिनेशन क्लियर करेंगे। अब पहले पब्लिक को तो चला जाए। और बीच में जो हैं उनके बारे में एक छोटी सी बात मैं कह दूं, ये बगैर परों के, बिना परों के उड़ने की कोशिश करते हैं और फिर धड़ से नीचे गिर जाते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का एक मसला है कि वो कहाँ उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते।
ये आप तीनों, आप लोगों की नज़र, और ये इसकी सीक्वेंस ज़रा सही कर दीजिएगा। गरीब के बाद वो आ गया, उसके बाद अमीर और कभी वो आ गए, अमीर आ गए। इसकी को सीक्वेंस में ला लेंगे और अगले हफ्ते तक अब जो कुछ भी समझ में आता है वो करके भी मेरे उस पर जो हमारा जो प्रोग्राम के आखिर में जो बताते हैं, हम जो कमेंट्स में भी डाल दीजिएगा। कमेंट्स खोल के हम पढ़ लेंगे, आपका नाम से हम कमेंट्स को कर देंगे, नशर कर देंगे, और फिर आप भी एक हमारे साथ नत्थी हो जाएंगे। एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, फिर आपको अच्छा लगेगा ऐसे प्रोग्रामों में आने से। तो सब आज का प्रोग्राम जो है, अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आज का प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो हमारा है वो जो है वो, अब हम तो कहेंगे अमीर व गरीब, अजीब व गरीब, नहीं सब कोई अभी नहीं, ये तो बात की बातें हैं। पहला प्रोग्राम है उर्दू के ऊपर। कहने के लिए उर्दू के, अगर आप उर्दू को पढ़ें, उर्दू को समझें, तो बड़ी आसान भी है और बड़ी मुश्किल भी है और बड़ी समझदारी की भी बात है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात है उर्दू के हवाले से। एक साहब एक हवा जानने वाले के घर पे गए, तो वो उन्होंने घर के बजाय उनसे पूछे, उन्होंने कहा भाई ये साहब, तो वहाँ कोई बहुत ही उर्दूदार खड़े हुए थे, उन्होंने कहा उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल। और बेचारे अफसरदा हो गए और उनसे कोई बात भी नहीं की और चले आए। ऐसे के बाद फिर उन्होंने घर आके टेलीफोन नंबर ढूंढा और कहा कि बीवी से कहा कि तुम बात करो उनकी बेगम से, वहाँ एक साहब ने। और उन्होंने कहा जाना क्या है, कहने लगे लो बात कर लो। वो तो खुद ही टेलीफोन का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिन से नहीं आया। तो उनसे बात हुई, हमने कहा भैया तुम्हारे पड़ोसी भी अजब हैं, कहने लगे इंतकाल कर गए। अरे भाई, अब हमारा तो हम परेशान हो गए, ये क्या बात कह दी उन्होंने, इनके पड़ोसी ने। तो कहने लगे भाई वो उर्दू ज़्यादा जानते थे, अब हमने एक दिन उर्दू में उनसे यही कह दिया हम इंतकाल कर गए, करने वाले हैं। मतलब इंतकाल का मतलब है मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है, हमने ज़मीन छोड़ के आसमानों की तरफ चले जाते हैं। तो ये इंतकाल जो है वो मुंतकिल होने को कहते हैं। तो उन्होंने आपसे साथ वही बोला, आप वही समझे जो दुनिया समझती है। तो भाई ये कैसी कोई बात नहीं है। हमने कहा वाह जिंदाबाद उर्दू, तो भाई क्या की चीज़ है। ये तो हो गया ऐसी बातें। अब प्रोग्राम के तरफ हम चलते हैं। उर्दू का, हाँ अभी उर्दू का प्रोग्राम में बीच में एक बात याद आ गई। उर्दू के प्रोग्राम में एक वो होता है जिसमें वक्त का तयन किया जाता है। आज, अभी, कल, परसों, ये टाइम फ्रेश आता है कि जो उर्दू के जुमले से आप अंदाज़ा लगा लें ये किस दौर की बात कर रहे हैं, किस अरसे की बात कर रहे हैं। उसमें एक अच्छा है कि मास्टर साहब ने आके कहा कि मैं आज उर्दू में जो वो होता है टाइम पीरियड जो होता है उस पर बात करेंगे। जैसे आज, कल, परसों, ये क्या है उसको उर्दू में बोलते वक्त, लिखते वक्त, बोलते वक्त इसका ख्याल रखा जाता है। इसी से इसकी पहचान हो जाती है। तो सुनो भाई, इत्मीनान से मेरी बात सुनो। मैं आज नहाया, तुम नहाओगे, वो नहा चुका। ये क्या है, मैं नहाया प्रेजेंट टेंस आ गया, कल नहाओगे वो दूसरा टेंस लग गया, और परसों नहाओगे ये पास्ट टेंस लग गया। ये चीज़ है। अब तुम लोगों को मैंने समझा दिया, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी समझ में आया ये कहने का मतलब क्या है, और ये ज़माना कौन सा मैंने बयान किया, आज, कल, परसों। कहने लगे हाँ जी सही है। तो एक लड़के से पूछा भाई जो हाथ उठा रहा था तुम्हें मालूम है कौन सा ज़माना था? और सर बिल्कुल मैं बता देता हूँ। कहने लगे भाई कौन सा ज़माना था? कहने लगे ईद का। कहने लगे ईद का ज़माना था। आज, कल, परसों ना जो था वो ईद का ज़माना था। हमने कहा हाँ मियाँ सही कह रहे हो, बैठ जाओ तुम शराबत से और सोचो और फिर बताना। वो बेचारा कहने लगे मैंने तो सही बताया था, आज, कल, परसों ईद के ज़माने में तो यही होता है ना भाई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब तुम बैठ जाओ, कल किसी और से पूछ के आके हमें बताना। अरे ये तो आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दिया ईद के हवाले से। अब एक आते हैं अपने जो जिसको हम ज़्यादा देखते हैं और ज़्यादा समझते हैं
उसकी तरफ आते हैं। अभी गैस एक तो ये है कि बीच बीच में हमारा एक तो तबीयत भी कुछ गड़बड़ कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा, और भूल भी बढ़ रही है, और भूख कम हो रही है, भूल रही है, थक जाते हैं जल्दी, और जल्दी थकने के बाद एक साहब, अभी बताएंगे कौन साहब थे, एक साहब गाड़ी में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कोलू चल रहा है। कोलू जानती हैं आप? जानते हैं या जानती? कोलू चल रहा था। उन्होंने कहा कि कोलू यहाँ क्या है, आबादी कच्ची आबादी थी, उसमें एक ग्राउंड का था जगह पे, उसमें कोलू लगा हुआ था, कोलू चल रहा था, अपने बैल घूम रहा था और उस पर सुबह चल रहा था और वो तेल निकाल रहा था, यानी सरसों का तेल और किसी का तेल, जिसको किसी का तेल निकलवाना होता था वो आके हमसे उसके पैसे पूछ लेता था और पैसे दे के 1 किलो तेल ले जाता था। कितने का होता था वो उनका अपना हिसाब किताब होता था, लेकिन ये अच्छा होता था, फ्रेश होता था, सामने होता था, तो वो जो ज़्यादा महंगा भी होता था और फिर मिल जाता था। वो उनको लोगों को आसानी भी होती थी। वो खड़े देखते रहे 2 मिनट। वो जो आपका जो कोलू था तेल वाला, वो जो तेल निकाल के बेचता, वो पलक बिछा के साए में एक दरख्त लगा हुआ था, जैसे होता है अक्सर, वो उसके साए में वो पड़े हुए थे आराम से, और उनके सिराने एक डंडा और एक वो रखा हुआ था जिससे आवाज़ निकलती है, और डब्बा वब्बा था कोई, उसमें पत्ता वत्ता डाल के रख लिए थे। तो खड़े देखते रहे। उसकी आँख खुल गई, वो उसके गया, कहने लगे साहब जी आप क्या देख रहे हैं? कहना कि मैं यार ये देख रहा हूँ तुमने इस जानवर को बांध रखा है और ये तुम्हारे कोलों के चक्कर लगा रहा है। कहना हाँ सर बिल्कुल जैसा है, बांध रखा है, ये हमारा बैल है, इसका काम ही यही है। वो तो ठीक है तुम्हारा बैल है, तुम इसको खाना पीना को भी देखते हो कि अच्छा तगड़ा लग रहा है, लेकिन इसको बांध के रखा है तुमने अपने कोलों के लिए। कहना कि जी चल, लेकिन इसकी आँखों पे इतना मोटा मोटा गुलाब जैसे आँखों के ऊपर मोटा मोटा चश्मा लगा दिया जो बिल्कुल ही ऐसा होगा जिसमें से नज़र नहीं आ रहा। कहने लगे सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। तो ये क्यों तुमने लगाया है? कहने लगे साहब ये हमने लगाया है कि बैल जो है वो अपने तौर पे ये समझता है कि मैं सीधा चल रहा हूँ। बैल तो है ना सब, इसको तो कुछ समझ होती नहीं इतनी, उसकी कोई यही समझती कि मैं सीधा चल रहा हूँ, और सीधा चलने के बाद मुड़ना होता था जगह, वो हकाता था, वो चलता रहता था। और इस तरह से कोलू के बैल जो होते हैं उसको कोलू को बैल ही कहते हैं कि एक चक्कर काटता है। लेकिन उन्होंने कहा जी वो चक्कर काटता है अपने काम की वजह से, लेकिन जहन आंखें बंद होने की वजह से उसके समझ में आता है कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ। तब बात समझ में भी आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। अभी उन्होंने और गौर से देखा, अच्छा भैया ये तो बताओ इसके गले में घंटी क्यों बांधी है? कह रहे साहब आपका कोलू लगाने का इरादा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सारी तैयारी के साथ आ जाऊंगा, आप कहेंगे तो घंटी भी बांध जाऊंगा और सब कुछ कर दूंगा। उन्होंने कहा भाई मैं प्रोफेसर हूँ। वो क्या होता है सर? कहने लगे भाई प्रोफेसर बहुत बड़ी तालीम में, जो किसी तालीम में हो, जो उस्ताद होता है बड़ा तगड़ा किस्म का मास्टर होता है, उसको प्रोफेसर कहते हैं, डिग्री है ये। कहने लगे अच्छा तो प्रोफेसर साहब आप काहे के प्रोफेसर हैं? उन्होंने ठंडी सांस ली, एक बड़ी गहरी है, कोयटे वाली भेड़ की लग रही है। तो उन्होंने कहा भैया मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ। कहने लगे सर ये हमारी समझ में नहीं आया, आप बस उन्हीं को पढ़ाते हैं? कहने लगे किन को? कहने लगे खल्लासी, जो पोर्ट पे काम करते हैं सामान। उन्होंने कहा भाई खल्लासी नहीं, फिलॉसफी एक अलग सब्जेक्ट है जो तहकीक करता है, जो बातें बताता है, जो लोगों की बात समझ नहीं आती और जो नई चीज़ें होती हैं जो आप नहीं समझ में आती। मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बताया, ये मेरी समझ में आ गया। क्योंकि प्रोफेसर हूँ मैंने इसको अपने जगह में कायम कर लिया। ये कभी कभी काम की बात भी मुझे मिल जाती है, इसीलिए मैं पब्लिक से और मुख्तलिफ शोबों में जाके अपने बातें करता हूँ और लोगों से उनके दुख बीमारियों को, उनके गलत जो चल रहे हैं उसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब घंटी मैंने क्यों बंद की? आप कहेंगे कि हाँ ये बताओ फिर। अब ये घंटी जो टनन टनन चल रही, कहने साहब बैल जब तक चलता है तो उसकी घंटी हिलती है और आवाज़ करती रहती है। कहने लगा ये तो ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर
आपको इस आवाज़ के सुनने से क्या कोई म्यूज़िक की धुन याद आती है? कह रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे सुनने से ये पता चल जाता है कि अगर ये बैल हमारा खड़ा हो गया है तो वो घंटी की आवाज़ ज़रा फासले से ज़्यादा टन हो गई, फिर टन हो गई, वो जो आवाज़ की रिदम है चलने की वो नहीं होती। तो ये मेरे बराबर में डंडा देखा है कि मैं इसको डंडे को दर दर ज़मीन पे मारता हूँ, हाका लगाता हूँ, और जो जिस डब्बे में मिट्टी जो भरी हुई है उस पर भी एक हल्के से मारता हूँ। तो ये बेचारा समझता है कि ये मेरे पर मारा, मैं बच गया, वजह जान पकड़ के फिर चलने लगता। कहने लगे आपने हवानियत के उसूल के खिलाफ 2 काम किए, आप काबिल वो है सज़ा होनी चाहिए कि एक बैल को आपने नाबीना कर दिया और बेचारा कुछ नहीं देखता, वो गोल गोल चक्कर लगा रखा है, दूसरे के गले में घंटी लगा दी। और आप पहले का तो आपने सही बता दिया कि भाई उसके उसको चक्कर ना आ जाए, इसलिए वो सीधा सीधा चलाने के लिए उसके गले में आंखों पे पट्टा बांध दे, लगा हुआ चश्मा। अब घंटी का मसला रह गया, ये घंटी आपने क्यों बांधी? कहते साहब अब इसको भी बता देंगे तो फिर हमारा सारा जो है काम होगा वो सब आप पहचान जाएंगे। कहने लगा भाई मुझे कोई बैल लगाना है, कोई घंटी नहीं बनी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपना काम से काम, मगर ये पूछ रहा हूँ ये क्यों, इसका रीज़न क्या है? कहते साहब रीज़न ये है जब बैल खड़ा हो जाता है तो उस घंटी की आवाज़ में और चलने की आवाज़ में बहुत फ़र्क होता है। हम समझ जाते हैं कि 2-4 मिनट खड़ा है तो ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कितना देर हो गई, और उसके बाद हम यहीं से हाका लगाते हैं और हाके में डंडा ज़मीन पे मारते हैं और डब्बे पे मारते हैं, घंट चक्कर लगाने लगता है वो वापस बेचारा। कहने लगे हाँ ये तो सही है, मान लिया। अगर वो बैल बैठे बैठे ऐसे अक्सर हिलाता रहे तो क्या होगा? वो हंसा ज़ोर से। कहने लगे साहब होगा क्या, वो बैल है, वो आप जो कहते हैं ना मैं क्या हूँ वो तो नहीं है, वो जो आप कह रहे थे कि तालीम वो है हर चीज़ की तहकीक करना, खलासी नहीं फलासी के क्या हूँ मैं? तो मैंने पूछा, आपने मुझे मुतमईन कर दिया कि बताने सही बता दिया कि जब बैल रुक के बैठ जाता है आराम से घंटी, तो कोई प्रोफेसर साहब ये बैल है, कोई प्रोफेसर नहीं। उन्होंने कहा भाई ये क्या कह रहा हूँ? कहने लगे सर मैं सच बोल रहा हूँ, ये प्रोफेसर नहीं बैल है, ये अपने काम कर रहा है, इसको धोखाधड़ी नहीं आती, झूठ बोलना नहीं आता, इसको कुछ नहीं हुई है, एक बेज़बान जानवर है जो खिदमत करता है, 2 रोटी खाता है। साहब हम किस में आते हैं ये फिर आप फैसला कीजिएगा। हम भी अब तो घंटी वाले बैल हो गए, काम के लिए कम हो गया और जिम्मेदारियाँ तो हो गई, मैंने कहा इतनी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है, सेहतमंद भी हैं और काम भी करते हैं और लोगों से मुलाकातें भी होती हैं और वादे पे काम पूरा भी हो जाता है। इंशाअल्लाह आप ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा और मैं फिर ज़रा तगड़ा होकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। नसीम दुख के लिए दुआ कीजिएगा, नसीम दुरानी के लिए कि अल्लाह इनको हिम्मत सलाहियत इनके इजाफ़ा फरमाए। तो बस दुआ ही है जिसके पर आदमी एक चलता है। अल्लाह हाफिज़।